तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का पहला यूनिट कंप्लीट किया है। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज इस वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर सेकंड आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इसमें कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं और जिनको आने के चांसेस बिल्कुल एग्जाम में हैं। सो जैसे आप यहाँ पे यूनिट सेकंड का नाम देख ही रहे होंगे, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे यूनिट सेकंड का नाम है। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है ह्यूमैनिटी हब बाय तौसीफ सर। ये सर्च करके आपको वहाँ पे मिलेगा और वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है वो आप प्रेस कीजिएगा और वहाँ पे बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन प्रियर आपको मिलेगी और उस चीज़ का आप बेटा फ़ायदा उठा सकते हो। सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो आपके क्लास 11th के फ्रेंड्स होंगे उनके साथ, ताकि उनको यहाँ पे इन वीडियोज़ से फ़ायदा हो। तो चलिए, टाइम ज़ाया ना करते हुए बात करेंगे अपने इस यूनिट की, जिसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने पता है कि जो चैप्टर का नाम है वो है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स का जो पहला हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हम करने जाएंगे। इसमें से 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसको आने के चांसेस हैं। और आपको मैं गारंटी देता हूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर द unit number 2, you will be able to do the good and the better marks and get the better marks in the examinations which are upcoming, particularly for the JK boards, and plus these questions are suitable and relevant for the NCERT as well. सो इसमें हम जो मल्टी पीपीटी स्लाइड्स में इनको देखेंगे और इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे इनको, और ये पूरा कंटेंट जो रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड। आपको करना क्या होगा, whenever you find the relevant question or related question in your examination, you have to write down the same answers which I'm going to discuss here. So if anybody needs these types of PPTs, which are very beautiful PPTs, so just comment in the comment sections for the PPT, so I will provide you the same PPTs. और ये आप पर्टिकुलरली जेके बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें से इस चैप्टर के लिए रिगार्डिंग जो मेन टॉपिक्स हैं जो इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं हमें, और ये जो सारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में आगे, और हम करेंगे पहले स्टार्ट। पहला जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, व्हाई डू वी नीड अ बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल ऑफ राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए क्यों? ठीक है ना। सो पहला पॉइंट जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे अ बिल ऑफ राइट्स गारंटीज द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ एवरी सिटीजन। असल में अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। आप अब बिल ऑफ राइट्स बोलो या फंडामेंटल राइट्स बोलो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ सेम वे। तो बिल ऑफ राइट्स में क्या है, बिल ऑफ राइट्स इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द गारंटी फॉर द बेसिक राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन। जो बेसिक राइट्स है, बुनियादी हुकूक जिनको हम बोलते हैं, उसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, बिल ऑफ राइट्स देता है। और जो हम बात करेंगे, हर एक सिटीजन को यहाँ पे आज़ादी मिलती है। तो जैसे बात अगर करेंगे इसकी, हम इसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे बिल ऑफ राइट्स एंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन गेट्स बेसिक राइट्स लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, एजुकेशन, प्रोटेक्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर। इन चीज़ों को ना देखते हुए सबको ये सारी चीज़ें मिल लेना। सो एग्जाम्पल भी अगर हम देंगे, जैसे एक बच्चा है वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन तब भी उसको राइट टू एजुकेशन है, वो स्टडी कर सकता है गवर्नमेंट स्कूल में रिच स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पे कोई उसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सो दैट इज द रीजन कॉन्स्टिट्यूशन हैव दिस बिल ऑफ राइट्स। इसमें गरीब हो या अमीर हो,
सबको इंसाफ के रिगार्डिंग प्रॉमिस किया गया है इसमें. सो दैट इज द रीजन इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर टू क्या हमें बोलता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम द आर्बिटरी दैट मीन्स अनफेयर यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर. ये क्या करता, क्या है, ये गवर्नमेंट पावर से, आर्बिटरी पावर से इंडिविजुअल्स को बचाता है. गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रीट पीपल अनफेयरली और मिसयूज its power. So every action must follow the constitution and the law. हमने जंतर मंतर पे देखा वहां पे स्टूडेंट्स के साथ लाठी चार्ज वगैरह, तो उसने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे अनफेयर या आर्बिट्री एक्शन को यहाँ पे मिसयूज किया. सो गवर्नमेंट ने वहां पे अपनी पावर को मिसयूज किया. अगर लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक था, गवर्नमेंट ने उनसे वहां पे लाठी चार्ज करके इस रूल को ब्रेक किया. असल में कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, बिल ऑफ राइट्स ये बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई आर्बिटरी या अनफेयर यूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के पावर को. जैसे मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वैलिड रीजन और विदाउट अ लीगल रीजन, और वी कैन से द प्रॉपर प्रोसीजर. तो अगर ऐसा नहीं होगा, पुलिस किसी को उठा के नहीं ले जा सकते, तो आप खुद अंदाजा लगा कि आज फिर क्या चल रहा है, ठीक है ना. सो दैट इज द रीजन, दिस इज द सेकंड रीजन कि बिल ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है. Come to the third reason, it ensures the equality, liberty, justice, dignity for all citizens. So citizens is treated equally here. So they enjoy freedom, they enjoy and receives the justice, और वो respect करते हैं regardless of their background. चाहे background उनका क्या क्या ना हो, जैसे कुछ भी हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, उनको equally treat किया जाएगा. People applying for the same government jobs are judged based on their qualification, ऑन देयर रिलीजन और कास्ट. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे लोगों को सेम गवर्नमेंट जॉब मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन इस पे नहीं होगी कि रिलीजन क्या होगा या बाकी चीज़ें क्या होगी. वहाँ पे जज किया जाएगा उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वगैरह, या उसकी एलिजिबिलिटी कैपेबिलिटी है क्या. सो दैट इज द रीज़न द पर्सन कैन गेट द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना. चाहे वो किसी भी मजहब से या किसी भी सेक्शन से बिलोंग रखने वाला बंदा हो, उसको यहाँ पे जस्टिस बेटा मिलेगा, ठीक है. तो चलिए बात करेंगे चौथे पॉइंट की. चौथा पॉइंट क्या बोलता है, इट सेफगार्ड्स फ्रीडम सच एज स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन, मूवमेंट एंड द एसोसिएशन. क्या होता है, अ सिटीजन, एग्जांपल लेंगे, अ सिटीजन इज फ्री टू स्टार्ट एन एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब एंड एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू द सोशल मीडिया व्हाइल रेस्पेक्टिंग द लॉ. एक सिटीजन क्या है, वो जैसे मैं बोलूँगा प्रोटेस्ट कर सकता है, स्पीच दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, ठीक है ना, अपने रिलीजन को चला सकता है, रिलीजन को चला, कोई कुछ मूवमेंट्स, एसोसिएशन बना सकता है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के प्रोसीजर में परमिशन लेके, बाकी चीज़ें लेके. और यहाँ पे आपको ये समझना है बेटा कि यहाँ पे गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती है, इसके बहुत सारे फ्रीडम उसको. सो ये भी किसमें, बिल ऑफ राइट्स में है. सो दैट इज द रीजन दिस बिल ऑफ राइट्स इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पांचवा पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड द अनलॉफुल अरेस्ट. ये हमने ऑलरेडी बात की है कि कोई भी ट्रीट अनफेयरली नहीं किया जाएगा, कास्ट को देख के, रिलीजन को देख के, जेंडर को देख के, बर्थ प्लेस को देख के. सो पीपल यहाँ पे है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर प्रोटेक्टेड बाय दिस बिल ऑफ राइट्स. उनके अनलॉफुल डिटेंशन नहीं हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें नहीं हो सकती. इट एनेबल्स सिटीजन्स टू अप्रोच द कोर्ट्स व्हेनेवर द राइट्स वर वायलेटेड. और बिल ऑफ राइट्स से ही ये होता है कि सिटीजन्स कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर कभी भी ऐसे जितने भी हमने रूल्स बोले ये कहीं पे वायलेट होते हैं, तो सिटीजन्स कैन रिजॉर्ट टू कोर्ट्स, वो वहाँ पे जा सकते हैं. जैसे हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसके बोलते हैं. सो इस आर्टिकल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट्स जाके वहाँ पे राइट्स को बचा सकते हैं. एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे कि एक होटल ये कस्टमर को इस बात के लिए नहीं मना कर सकता कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता है या रिलीजन से. जैसे अक्सर कश्मीरी जो जाते हैं बाहर, अक्सर ये वीडियोस देखने को मिलते हैं कि बाहर के होटलियंस जो है वो कश्मीरियों को वहाँ पे अलाउ नहीं करते रहने के लिए. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ द क्लियर वायलेशन ऑफ द लॉ. इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड होल्ड्स द रूल ऑफ लॉ. असल में ये गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है, रोक लगाता है, रिड्यूस करता है, और ये उनको मिसयूज करने नहीं देता है. और ये बोलता है कि जो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है
वही अप्लाई होना चाहिए, न कि किसी की मनमानी वहाँ पे होनी चाहिए। सो इफ अ स्टूडेंट इज डिनाइड एडमिशन ओनली बिकॉज ऑफ द कास्ट, स्टूडेंट कैन, जैसे अगर कोई स्टूडेंट को डिनाई किया जाएगा कि आप मुसलमान हो या बाकी कोई आप नहीं कर सकते हो कॉलेज में एडमिशन, तो वो वहाँ पे कोर्ट जा सके अपने राइट्स पा सकता है, ठीक है। सो इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी बाय एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। और ये स्ट्रांग बनाता है डेमोक्रेसी को, जैसे इंश्योर करता है वो अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, और रेस्पेक्ट करता है वो ह्यूमन राइट्स को। सो बिल ऑफ राइट्स इसलिए वहां पे है क्योंकि बिल ऑफ राइट्स से असल में डेमोक्रेसी स्ट्रांग है। डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग है ना जब लोगों को फायदा मिलेगा, जब लोगों के वेलफेयर की बात की जाएगी। सो ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सब के जो है बात वहां पे बेटा होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके बाद, इन इंडिया fundamental rights under part 3rd of the constitution serve as the bill of rights and safeguard constitutional values। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो पार्ट 3rd में रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये बिल ऑफ राइट्स एज अ सर्व करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जितने भी हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सोशलिज्म या बाकी जितने भी इसके कोर वैल्यूज हैं, उनको बिल ऑफ राइट्स ही क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन देता है। सो दैट इज द रीजन कि इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने बात की है कि अगर कोई भी रूल या राइट किसी का वायलेट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आर्टिकल रखा है, आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 32, जिसका नाम है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलो करता है हर एक सिटीजन के दे कैन अप्रोच द कोर्ट इन केस ऑफ एनी वायलेशन, ठीक है ना। इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अपहोल्ड्स द रूल। मैंने बोला पहले ही, ये गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है और अपहोल्ड करता है, रूल ऑफ लॉ को चलाता है, और ये स्ट्रॉन्ग बनाता है डेमोक्रेसी को। कैसे? जब ये अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स हर एक मिनिस्टर से, हर एक गवर्नमेंट से पूछा जाता है। एग्जांपल ले लो, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसके टाइम पीरियड में, उसके मिनिस्टरशिप में पेपर लीक हुआ नीट का, लोगों ने अकाउंटेबल बना के उससे रिजाइन लिया, ठीक है ना। वैसे ही गवर्नमेंट को इस बात के लिए मजबूर किया कि गवर्नमेंट मेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस, गवर्नमेंट डिस्कस दीज इश्यूज इन द पार्लियामेंट। सो दिस इज द अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी, जहां पे चोरी होती है वहां पे बात होती है। राम मंदिर में चोरी हुई तो ट्रांसपेरेंसी की बात आई, ठीक है ना। सो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, सॉरी ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट होती है। सो दैट इज द रीजन। ये सब चीजें जो होते हैं ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बिल ऑफ राइट्स, एंड दैट इज द रीजन दिस बिल ऑफ राइट्स इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, ये सर्व करते हैं बिल ऑफ राइट्स एज द सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। ये हमने ऑलरेडी बात की भी। सो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ही इजी आंसर है, और ये क्वेश्चन आता भी है, तो इस क्वेश्चन पे आप पूरा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है, आपको एक्सप्लेन करना है, एक मिनट दीजिएगा, आपको एक्सप्लेन करना है कि राइट टू इक्वालिटी है क्या। तो चलिए एक्सप्लेन करेंगे इसको। द राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। पहले आप ये याद रखोगे, इसको बोलोगे नहीं। राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का ये वो फंडामेंटल वैल्यू हैं जिसको आर्टिकल 14 से लेके 18 तक रखा गया है, और ये फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मीन्स जब लोगों को ये इक्वालिटी मिली है ना, यही तो फाउंडेशन है ना। इस बात के लिए वादा किया गया है कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, कि कोई भेदभाव नहीं होगा, समाज में सब बराबर होंगे। तो ये बराबरी जो है ना, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे गवर्नमेंटों की बुनियाद रखी गई है। सो दैट इज द रीजन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो बुनियाद है वो इसी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी से रखा गया। ये गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये गारंटी देता है किसको? इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या ये जो आर्टिकल है ये बोलता क्या असल में? बोलता है कि कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, धर्मेंद्र प्रधान जी हो, या कोई छोटा सा आम इंसान हो, दिबके जी हो, ठीक है ना, तो सब जो है ना, लॉ के नजर में सब बराबर है।
कोई भी वायलेशन होगी, पुनिशमेंट विल बी सेम फॉर द रिचेस्ट पर्सन्स एज वेल एज फॉर द पोरेस्ट पर्सन्स ऑफ द कंट्री. सो इक्वल पुनिशमेंट फॉर द इक्वल क्राइम, यहाँ पे आप याद रखें. सो यहाँ पे इक्वली लॉ प्रोटेक्शन देता है हर एक सिटीजन को, ठीक है. चाहे कोई बड़ा आदमी हो, वो किसी का हक मारे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम उसको वो हक दिलाएंगे वापस, ठीक है ना. इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन, ये इस चीज को रोकता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो. डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड पे होता है? सबसे पहले चेक किया जाता है रिलीजन. मुसलमान हो तो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट. रेस, कास्ट, ठीक है, कास्ट क्या है, दलित हो वगैरह. रेस क्या है आपकी, जेंडर क्या है, सेक्स मीन जेंडर, मेल हो फीमेल हो, फीमेल है तो एवे ही हो जाएगा, ठीक है ना, सैलरी कम मिलेगी, बाकी चीजें हो जाएगी. प्लेस ऑफ बर्थ, कश्मीरी हो तो पिटोगे, या बाकी चीजें जैसे होता है, या बिहार के हो तो नीची नजर से देखा जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम सबको बचाएंगे, इन चीजों से बचाएंगे. जो ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस प्रोटेक्शन एंड गारंटी. कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स एवरीवन इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर बर्थ ऑफ प्लेस, कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन. हर एक को इक्वल ट्रीट किया जाता है. सो इट एंश्योर्स द इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट सर्विसेज. ये बोलता है कि कोई भी हो, if you fulfill the eligibility or we can say the qualification for the particular post, you can acquire and you can get the government job, ठीक है ना. So constitution guarantees the equal opportunities in the public employment. Public employment में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगे या गवर्नमेंट सर्विसेज होंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे इक्वालिटी के साथ आपको सब कुछ मिलेगा. सो इट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इट अबॉलिशेस, सबसे पहले इक्वालिटी में ये है कि अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो हमने पढ़ा होगा कि अनटचेबिलिटी एक ऐसा सेक्शन है, दलित जिनको बोलते बेचारे अछूत जो है, ठीक है ना. मीन्स कि उनको ये बोला जाता था कि अगर कोई अनटचेबल किसी राजपूत के या किसी हाई कास्ट के लोगों के खाने को खाली टच करता ना, वो खाते ही नहीं थे. वो बोलते थे कि इट बिकम्स नाउ इम्प्योर. सो उनको बस्तियों से दूर रखा जाता था, उनको डिप्रेवेशन या डिप्रेवर्ड रखा जाता था, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले आर्टिकल 17 में क्या किया है, इस अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया. बोला कि अगर किसी ने फिर से इस अनटचेबिलिटी को क्या किया है, इस पे ये मतलब बिलीव किया है, इसको फिर से प्रैक्टिस किया है, सो इट इज नॉट पुनिशेबल, ठीक है ना. और प्रैक्टिस को एक पुनिशेबल ऑफेंस बनाया, बट स्टिल इंडिया में कहीं कहीं पे ये अभी भी हो रहा है दूर दराज इलाकों में. तो इसी क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे. सो ये एबॉलिश करता है ये भी कि कोई भी टाइटल अब राजा नहीं होगा, नवाब नहीं होगा, सब इक्वालिटी प्रमोट करते हैं. जैसे इफ वी गो बैक टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल और बिफोर दैट इन द मुगल रूल, वी हैव सम राजाज, नवाब्स हियर. सो उनके पास पावर होती थी, जमीनें होती थी, टैक्स लेने का हक होता था. कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ऐसा कोई सिस्टम अब नहीं चलेगा. नो वन इज राजा हियर, नो वन इज नवाब हियर, एवरीवन इज इक्वल. सो हर एक की इक्वालिटी होगी. और ये इंश्योर करता है सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस ये जो सोसाइटी के बिछड़े तबके लोग हैं उनको इक्वल बनाने के लिए वी हैव टू गिव सम रिजर्वेशंस टू दो सेक्शंस, जैसे दलित्स हैं या बाकी बैकवर्ड क्लासेस या बाकी जो सोसाइटी में हम बात करेंगे लोवेस्ट कास्ट के लोग उनकी, ठीक है. तो इसी तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन जो है इस पे ध्यान दिया गया है कि जैसे नेशनल इंटीग्रेशन में समझाऊंगा. In India we have the 28 states and 8 union territories. यहाँ पे जोर दिया गया है कि इक्वालिटी ये होनी चाहिए कि every state must join the hands with the other states and they must be reside in this India as in unity. So यहाँ पे अच्छा ये यूनिटी आएगी कब? When I will treat equally everyone, ठीक है ना. जब मैं हर एक को इक्वली ट्रीट करूंगा, so that is the reason कि यूनिटी आ सकती है. और ये प्रोटेक्ट पर्टिकुलरली करता है वीकर सेक्शंस को, डिसएडवांटेज को. जैसे मैंने भी बोला, दलित हैं, गरीब हैं, बैकवर्ड है, ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सब सेक्शंस को ये ज्यादा कुछ ये क्या करता है, प्रोटेक्ट देता है बाय गिविंग देम द रिजर्वेशंस या बाकी रूल्स रखे गए. सो दिस राइट एंश्योर्स दैट, ये जो ये राइट है ये एंश्योर करता है दैट हर एक सिटीजन जो है ना वो एंजॉय करना चाहे इक्वल स्टेटस भी, इक्वल राइट्स भी, और उनकी डिग्निटी सेम होनी चाहिए. और ये अपॉर्चुनिटी देना चाहे किस में अपॉर्चुनिटी देना चाहे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में उनको इक्वालिटी के बेस पे अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. सो दिस वाज द एंड ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू
prepare these two questions as well. So there are also 8 questions remaining in this chapter. So in upcoming videos and in upcoming next lectures, we will cover those 8 questions. So before that, one more time, I'm going to request to you, if you still do not subscribe this channel, so आप क्या करोगे, प्लीज़ गो टू दिस सब्सक्रिप्शन एरिया एंड जहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा। सो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही आप ब्यूटीफुल पीपीटीज़ के साथ यहाँ पे हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझोगे, और हर इजी वर्डिंग्स में भी, एग्जांपल्स के साथ में भी इंशाल्लाह पूरा पॉलिटिकल साइंस कवर होगा। और साथ में मैंने 11th क्लास के लिए ज्योग्राफी एजुकेशन का एक सीरीज़ दूसरे साइड से लॉन्च किया है, वो भी आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट में मिलेगा। ज़रूर आप वहाँ पे भी जाएगा, जिसको भी एजुकेशन सब्जेक्ट होगा वहाँ पे भी हमने 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो चलिए दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन तक, जब तक हम वो दूसरा क्वेश्चन लाएंगे, तीसरा क्वेश्चन, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।